हेलो फ्रेंड्स। हम आज अपने टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय एवं विकास। ये वीडियो आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में राष्ट्र राज्य एवं राज्य प्राय एकाकार हो गए हैं, किंतु वर्तमान राष्ट्र राज्य किसी भी एक दिन में ही इसके स्वरूप में नहीं आए, अपितु इसके पीछे एक दीर्घकालिक इतिहास है। सामान्यतः राष्ट्र राज्य के विकास में निम्नलिखित अवस्थाओं को स्वीकार किया जाता है। पहला देखिए क्या है, कबीला राज्य, फिर पूर्वी साम्राज्य, यूनानी नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य और आधुनिक राज्य का परिवर्तित रूप। आगे देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत दैवीय सिद्धांत, संविदात्मक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति या बल सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, मात्रक सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। जिसमें कि हमारा पहला जो सिद्धांत है वो क्या है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। यह सिद्धांत राज्य को ईश्वर द्वारा स्थापित मानता है, अर्थात राज्य मानवीय नहीं दैवी संस्था है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर राज्य में या तो स्वयं शासन करता है अथवा शासक ईश्वर की ओर से तथा ईश्वर के नाम पर शासन करता है। यानी कि यूं कहा जाए कि जो राजा होता है, शासक होता है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। अतः शासक अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब जो कार्य करेगा शासक, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? वो उत्तरदायी होगा ईश्वर के प्रति, ना कि जनता के प्रति, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, उसमें ईश्वर का अंश पाया जाता है। अतः उसकी आज्ञाओं का पालन करना सभी का कर्तव्य है। अब इससे विभिन्न कथन, क्या क्या विचारकों ने कथन दिए वो देखिए। पहले गैटल ने क्या कहा। गैटल के अनुसार मानव इतिहास का एक दीर्घकालिक राज्य ईश्वरकृत या दैवी समझा जाता था और सरकार का स्वरूप धार्मिक था। राज्य का स्वरूप इस धारणा पर भी आधारित था और समस्त राजनीतिक सत्ता कतिपय अदृश्य शक्तियों से संबद्ध थी और प्रारंभिक शासक पुरोहित और जादूगर के संयोग थे। शासक पुरोहित राजा थे। आगे देखिए सिद्धांत का विकास कैसे होता है। जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि प्राचीन काल में धर्म और राजनीति में निकटता थी। इसी कारण विश्व में प्रचलित विभिन्न धर्म, हिंदू, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, अन्य सभी धर्मों के ग्रंथों में भी राजनीतिक सत्ता का मूल दैवी वरदान माना गया है। आदिकाल में हिंदू धर्म ग्रंथों में इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति, गीता, मत्स्य पुराण, महाभारत आदि अनेक ऐसे ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इसका जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी है इसका। मनुस्मृति में राज्य को संसार की रक्षा के लिए ईश्वर द्वारा सृष्ट बताया गया है, मतलब ईश्वर ने सृजन किया। मनु के अनुसार ईश्वर ने इंद्र, अग्नि, सूर्य, यम, वरुण, चंद्र, वायु तथा कुबेर से अंश लेकर राजा की सृष्टि की है। गीता के अध्याय 10 के श्लोक 27 में श्री कृष्ण ने उल्लेख करते हैं कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि समस्त जीवों की रक्षा के लिए अन्याय युक्त नीति का प्रणयन करने के लिए देवताओं के अंश लेकर स्वयंभू ने राजा की सृष्टि की है। महाभारत में कहा गया है कि प्रारंभ में शासक और शासित नहीं थे। लोग धर्म के अनुकूल कार्य करते हुए पारस्परिक रक्षा करते थे। पाप की उत्पत्ति व्यक्तिगत संपत्ति के उदय और उसके उत्पन्न झगड़ों के कारण देवताओं को शांति और रक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। वे ब्रह्मा के पास गए और उनसे उन्होंने व्यवस्था, सुरक्षा और शासन के लिए शासक की नियुक्ति की प्रार्थना की। इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा ने मनु को शासक नियुक्त किया। अतः ईश्वर ने ही राजों को अपना प्रतिनिधि बनाया। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में शासक को इंद्र और यम के समान माना है। शासक का अपमान का निषेध किया गया है, किंतु प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने राजा की निरंकुशता को अस्वीकार करते हुए धर्माधीन माना है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में दैवी सिद्धांत का वर्णन मिलता है। इसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत ईश्वर है। इसमें ओल्ड टेस्टामेंट में ईश्वर ही राजा को उत्पन्न करता है, उसके कार्यों का निरीक्षण करता है और दुराचारी शासकों को दंड देता है। वो अपने कृत्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी न होकर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है।
बाइबल में भी दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है। मध्य युग में भी राज्य के दैवी सिद्धांत और राजा के दैवी अधिकारों की बात कही गई। इंग्लैंड के स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स प्रथम इसका विशेष समर्थक था। उसने संसद में इस मांग का विरोध किया कि राजा को संसद के नियंत्रण में होना चाहिए। उसने अपने दृष्टिकोण को अपनी 2 रचनाओं कौन कौन सी है, बेसिलिकॉन डोरम 1599 तथा ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज में इसका उल्लेख किया है। फ्रांसिस बेकन ने भी जेम्स प्रथम द्वारा प्रतिपादित विचारों को अपनी सहमति प्रकट की है। सर हर्बर्ट फिल्मर ने भी 1680 में प्रकाशित अपनी कृति पैट्रियार्क में उल्लेख किया है कि राजतंत्र दैवी और प्राकृतिक विधियों के अनुकूल है। इसी प्रकार फ्रांस में लुई 14वें ने दैवी सिद्धांत का समर्थन किया है। बासे ने लुई 14वें के बात को यह कहकर समर्थन किया कि राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है। आगे देखिए, दैवी सिद्धांत की प्रमुख क्या क्या विशेषताएं। राज सत्ता ईश्वर द्वारा नियुक्त है, वंशानुगत अधिकार नहीं छोड़े जा सकते हैं। और तीसरा क्या है, राजा केवल ईश्वर के प्रति जिम्मेदार है और कानूनी राजा के विरुद्ध द्रोह पाप है। कानूनी राजा के विरुद्ध जो विद्रोह है वो क्या है, पाप है। सिद्धांत के पतन के क्या कारण थे, देखिए जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत था इसके पतन के कारण क्या थे। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का विकास होता है, चर्च और राज्य का पृथक्करण हो जाता है, लोकतंत्र का विकास, जन जागरण के साथ साथ इस सिद्धांत का महत्व कम होता गया। आलोचना क्या है, यह जनता के सबसे बड़ा धोखा है। यह सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं बल्कि एक धार्मिक मान्यता अथवा अंधविश्वास है जिसका आधार कल्पना है। इसकी सत्यता किसी ऐतिहासिक प्रमाण से सिद्ध नहीं होती है। यह सिद्धांत निरंकुशता को प्रोत्साहन देता है। यह सिद्धांत आधुनिक राज्यों के संबंध में लागू नहीं होता है। यह राज्य दैवी उत्पत्ति के अपेक्षा स्वाभाविक संस्था है, ये कहा गया। अब महत्व देखिए, यह इस बात से अवगत कराता है कि प्रारंभ में धर्म का राजनीति पर कितना प्रभाव था। आदिकाल से जब मनुष्य के संगठन का अभाव था तो उसके विवेक का प्रस्फुटन न हो पाया और उस समय अराजकता की स्थिति को समाप्त करने में इसकी प्रमुख भूमिका रही होगी। यह मनुष्यों के राज्य के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव सिखाता है। इसने राज्य को एक नैतिक संस्था बताया है। आगे देखिए, अब हम देखेंगे दूसरा सिद्धांत जो हमारा है राज्य की उत्पत्ति का, क्या है, शक्ति या बल सिद्धांत, फोर्स थ्योरी। शक्ति सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का अन्य सिद्धांत है जो कहावत से काफी निकट है कि युद्ध राजा को उत्पन्न करता है। जोन्स जिंक्स के अनुसार यह सिद्ध करने में लेश मात्र भी कठिनाई नहीं है कि समस्त राजनीतिक समाजों का मूल सफल युद्ध में है। लिकाक के अनुसार शक्ति सिद्धांत का अर्थ यह है कि राज्य युद्ध और संघर्ष का परिणाम है। राज्य का प्रारंभ मनुष्य द्वारा मनुष्य को पकड़ने और दास बनाने में देखा जा सकता है। वॉल्टेयर के अनुसार प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। डेविड ह्यूम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमा कर उन पर अधिकार लाद दिया होगा। दूसरे शब्दों में शक्ति सिद्धांत का तात्पर्य राज्य की उत्पत्ति शक्ति द्वारा हुई है। शक्ति ही राज्य का आधार है। राज्य शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ है और शक्ति के दम पर टिका हुआ है। प्रसिद्ध इतिहासकार के अनुसार इतिहासकार जो प्रसिद्ध टिस्टके हैं वो क्या कह रहे हैं, राज्य आक्रमण और बचाव का वह सार्वजनिक शक्ति है जिसका पहला कार्य युद्ध और न्याय करना है। आगे देखते हैं, बेनी हार्डी के अनुसार युद्ध सर्वोच्च महत्व की जैविक आवश्यकता है और शांति की चाह जीवन के आरंभिक सिद्धांत की ही विरोधी है। नीत्शे, हार्डर, हिटलर आदि इसी शक्ति के समर्थक थे। नीत्शे का नारा था विल टू पावर। वह कहता था कि शक्ति से ही सुसज्जित महामानव संसार के जनमानस भेड़ों को हाँकने का दैवी अधिकार प्राप्त है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विद्वान मॉर्गेनथाउ मानते हैं कि शक्ति राजनीति का एक आवश्यक तत्व है और शक्ति के लिए संघर्ष जो है समय और स्थान की दृष्टि से अनुभव एक महत्वपूर्ण तथ्य है।
फ्रांसीसी विद्वान मिशेल फूको भी शक्ति पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं। शक्ति सिद्धांत प्राचीन यूनानी सोफिस्टों के समय से ही प्रचलित रहा। थ्रेसिमेकस का कहना था, क्या कहना था कि शक्तिशाली का हित दूसरे के शब्दों में जिसकी लाठी उसकी भैंस ही सही न्याय है। अब इसकी आलोचना क्या है? गिलक्राइस्ट के अनुसार शक्ति सिद्धांत की भूल यह है कि वह उस वस्तु को सबसे अधिक महत्व देता है जो समाज के विकास में केवल एक तत्व ही नहीं। सीले के अनुसार क्या है? राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति के द्वारा नहीं हुई, अपितु विस्तार क्रम में निसंदेह शक्ति ने भाग लिया है। कांट के अनुसार चोर और लुटेरों की शक्ति को न्यायिक और सुसंगत नहीं कहा जा सकता है। अब शक्ति सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं क्या हुई? इस सिद्धांत अंत में संतुलन का अभाव है। राज्यों के विस्तार केवल शक्ति द्वारा नहीं होता है। पार्श्विक शक्ति राज्य के स्थायी आधार नहीं हो सकती। राज्य के आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। इस सिद्धांत में न्याय और अन्याय के अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह सिद्धांत निरंकुशता की ओर ले जाने वाला है। राज्य केवल शक्तिशाली के हितों की सुरक्षा मात्र नहीं। यह सिद्धांत शक्तियों के निम्न गुणों पर अधिक बल देता है। यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। आगे देखिए, पक्ष अत्यंत भयानक है। योग्यतम ही जीवित रहेगा। यह मानव जाति के लिए श्रेयस्कर नहीं माना जा सकता। अब आगे देखते हैं हम क्या है पैतृक सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का पैतृक सिद्धांत और पितृ प्रधान सिद्धांत यह मानकर चलता है कि राज्य का विकास परिवार से हुआ। परिवार ही विकसित होते होते राज्य बन गया और राज्य परिवारों का समूह और परिवार अपने मुखिया परिवार के सबसे बड़े पुरुष पिता के निर्देशन में चलते रहे। हेनरी मैन ने सिद्धांत की सबसे मुखर और सशक्त प्रतिपादन किया है। अब उसने अपनी पुस्तक प्राचीन कानून एंशिएंट लॉ और संस्थानों का प्रारंभिक इतिहास द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, किसकी है ये रचना? सर हेनरी मैन की ने राज्य की उत्पत्ति के पैतृक सिद्धांत को तार्किक प्रतिपादन किया है। हेनरी मैन ने परिवार को मनुष्य की प्रथम इकाई माना है। इस प्रकार पितृसत्तात्मक सिद्धांत में तीन प्रमुख विशेषताएं मानी जा सकती हैं। कौन कौन से? परिवार पुरुष प्रधान थे और पुरुषों के रक्त संबंध के आधार पर ही कबीलों का विकास हुआ। आगे क्या है? विवाह ही एक स्थायी संस्था है। एक पुरुष एक ही विवाह करता था और उस स्त्री को जीवन भर अपना साथी मानता था। परिवार का मुखिया पुरुष होता है और सबसे बड़े पुरुष का आदेश ही अंतिम आदेश था। हेनरी मैन ने अपने तर्कों के समर्थन में प्राचीन हिंदू और यूनानी परिवारों का उल्लेख किया। उन्होंने उपयुक्त विशेषताओं से भी युक्त माना है। आगे देखिए, सर जेजी फ्रेजर ने अपनी पुस्तक द गोल्डन बॉ में सिद्धांत के साथ प्राकृतिक चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्होंने राज्य विकास का वर्णन करते समय बहुत से महत्वपूर्ण तत्वों की दृष्टि से ओझल कर दिया है। अब आते हैं मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। मातृ सत्तात्मक सिद्धांत पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के विपरीत परिवार का विकास मातृ सत्तात्मक मानता है। यह सिद्धांत यद्यपि राज्य के विकास का कारण परिवार ही मानता है, परंतु परिवार में माता की सत्ता को प्रमुखता देता है। इस सिद्धांत के समर्थक में मैकलन, मॉर्गन, जैक्स, बेथोवेन, एंगल्स आदि प्रमुख हैं। इनके अनुसार आदि परिवार मातृ सत्तात्मक थे, जहां बहुपति प्रथा प्रचलित थी और बच्चों को रक्त का निर्धारण माता से होता था, पिता से नहीं। स्त्री परिवार की मुख्य संचालिका होती थी और उसी के आधार पर बच्चों को परिवार का निर्धारण होता था। यह सिद्धांत राजनीतिक होने के बजाय सामाजिक अधिक है। आगे देखिए क्या है पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक सिद्धांत में तुलना क्या है। ठीक है, चलिए, इसके प्रवर्तक हेनरी मैन है पितृ सत्तात्मक के, और इसमें मातृ सत्तात्मक में मैक्लेनॉन, मॉर्गन, जैक्स, एंगल्स। प्रारंभिक परिवार का मुखिया पिता, इसमें माता। स्थायी विवाह था, अस्थायी विवाह का निर्णय पिता के आधार पर, इसमें माता के आधार पर। उदाहरण प्राचीन भारत, एथेंस, रोम, इसमें ऑस्ट्रेलिया, मलाय और मालाबार। परिवार के कुलों से कबीलों से समाज से राज्य का निर्माण होता है। इसमें कबीले प्रारंभिक इकाई, कबीले के टूटने पर कुल के टूटने पर परिवार और परिवारों का निर्माण होता है। आगे देखिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत पूर्णतः कल्पना पर आश्रित सिद्धांत है।
इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति आदिमकालीन शक्तियों के बीच हुए समझौते और समझौतों का परिणाम है। अर्थात राज्यों की उत्पत्ति आवश्यकता पीड़ित, संघर्षशील और आदि लोगों के बीच हुए समझौते के परिणाम स्वरूप हुई। यह एक पुराना सिद्धांत है। महाभारत के शांति पर्व और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है। प्राचीन यूनान में कुछ सोफिस्ट विचारकों ने इस सिद्धांत का समर्थक थे। एपिक्यूरियंस राज्य को एक दूसरे को क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए एक समझौता मानते थे। ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार इजराइल में राजा डेविड का राज्य वहां के सबसे सभ्य लोगों और डेविड के बीच समझौते का परिणाम था। सिसरो ने कॉमनवेल्थ के जीवन की एक समझदारी बताया, किंतु इस सिद्धांत को व्यापक रूप से 17वीं-18वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। लैंगवे ने ग्राउंड्स एंड राइट्स अगेंस्ट द ट्रायंट्स, अल्थुजियस ने सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स, मेरियाना की ऑन किंगशिप एंड एजुकेशन ऑफ अ किंग, सौरेज की ट्रीटिस ऑन द लॉ एंड गॉड ऑफ लेजिस्लेचर, फेंडॉर्फ की ऑन लॉ ऑफ नेचर एंड नेशन, स्पिनोजा की थियोलॉजिकल पॉलिटिकल ट्रीटिस, हुकर की लॉ ऑफ एसेंशियलिस्टिकल पॉलिटी में ह्यूगो ग्रेशियस प्यूफनडॉर्फ ने किसी न किसी रूप में सामाजिक सिद्धांत को स्वीकार किया, किंतु इस सिद्धांत का सबसे विस्तृत व्याख्या हॉब्स, लॉक और रूसो के चिंतन में देखने को मिलता है। सामाजिक समझौते की नैतिक आधार पर व्याख्या जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट और 20वीं सदी के रॉल्स के चिंतन में दिखाई पड़ती है। कांट ने मूल समझौता ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट और रॉल्स ने मूल स्थिति ओरिजिनल पोजीशन की महत्वपूर्ण व्याख्या की है। डेविड गैथियर समकालीन समझौतावादी विचारक हैं। समझौतावादी विचारकों में सबसे पहले हम देखते हैं हॉब्स को, वैज्ञानिक भौतिकवाद। उन्होंने हॉब्स के चिंतन में दो विशेष लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? उनका गणितीय शैली है, जिसके आधार पर उन्होंने हर समस्या को प्रमेय कहा और उसका समाधान इस प्रकार किया है जैसे गणित के प्रश्नों को हल किया जाए। उसने भौतिक शास्त्र के नियमों के अनुरूप सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार के नियम निर्धारित किए। लेवियाथन में एक स्थान पर हॉब्स ने लिखा है, जिस प्रकार एक त्रिकोण दो समकोणों के बराबर होता है, उसी तरह समाज विज्ञान में भी निश्चित और वस्तुपरक निष्कर्ष निर्धारित किए जा सकते हैं। जिसे भौतिक जगत में यह माना जाता है कि पदार्थ भी भीतरी ऊर्जा के कारण स्वयं क्रियाशील होता है, इसीलिए सारा अनुसार क्रियाशील रहता है। उसी प्रकार सामाजिक जीवन में भी क्रियाशीलता देखी जा सकती है, क्योंकि मनुष्य लालसाओं, वासनाओं और आकांक्षाओं के कारण चलता है। उसके मन में सत्ता की जो भूख है वह कभी संतुष्ट नहीं होती, किंतु मनुष्य प्रतियोगिता की व्यवस्था चाहता है, जिसे स्थापित करने के लिए सामाजिक समझौता करता है। इसकी खातिर वह अपने सारे अधिकारों का समर्पण करता है। फिर शांति स्थापित होने के बाद प्रतियोगिता में सफलता पाना और फिर सत्ता प्राप्त करना उसके अहम को शांत करता है। इससे इस सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है शांति, सत्ता, अहम। सेबाइन ने हॉब्स के सिद्धांत को निगाहात्मक बताया है। अपने भौतिक और गति विधान के आधार पर हॉब्स ने यह सिद्ध किया कि मानव स्वभाव को स्वार्थी होना चाहिए। हॉब्स ने मनुष्य के स्वभाव की जो विशेषताएं बताई वे निम्न है। कुछ मनुष्य तत्वतः शरीर और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिसे हम मन कहते हैं, माइंड कहते हैं, वह सूक्ष्म पदार्थ है। वह इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्मदर्शी जैसे यंत्रों की सहायता से भी हम उसे देख नहीं सकते हैं। आगे उसने क्या कहा? मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, उसने सदैव क्रियाशील रहना है। उसका कोई एक अंतिम लक्ष्य नहीं है जहां पहुंचकर उसे करने को कुछ ना रहे। मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे अच्छा कहता है, और जिसे वह नापसंद करता है उसे वह बुरा कहता है। जिस वस्तु से मनुष्य प्रेम करता है उसकी प्राप्ति से उसे हर्ष होता है और उसके खो जाने पर दुख होता है। वैभव, ईर्ष्या, दया, नम्रता आदि भावनाओं के आधार पर मनुष्य की दो मूल प्रवृत्तियां इच्छा और अनिच्छा ही हैं। मनुष्य की मुख्य विशेषता यह है कि
वह भविष्य में सुख की प्राप्ति के साधन के रूप में शक्ति प्राप्त करना चाहता है। हॉब्स के अनुसार जब मनुष्य हॉब्स के अनुसार मनुष्यों के समस्त मानसिक और शारीरिक शक्तियों पर विचार करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्यों की योग्यता लगभग बराबर है। शारीरिक बल की कमी की पूर्ति बौद्धिक योग्यता कर देती है और बौद्धिक प्रखरता की कमी को पूर्ति शारीरिक बल कर देता है। सामर्थ्य की समानता से लक्ष्य की प्राप्ति की आशा की समानता उत्पन्न होती है। मनुष्य को जो बुद्धि की शक्ति प्राप्त है उसके द्वारा उसे एक तथ्य से दूसरे तथ्य के ऊपर निर्भरता तथा परिणामों का ध्यान प्राप्त हो जाता है। यह ज्ञान साधारणतः अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। यह मनुष्य में अपने इच्छित पदार्थों की प्राप्ति का सबसे प्रभावी साधन है। अब देखिए प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव के असुरी लक्षणों के कारण प्राकृतिक अवस्था का चित्र भी बड़ा भयावह है। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था निरंतर संघर्ष और युद्ध की स्थिति है। शक्ति ही सत्य है और उसका दुनियादारी सिद्धांत होता है। मार काट और अत्याचार का बोलबाला होता है। फलतः उसमें मानव जीवन का स्वरूप अन्यत्र एकाकी, दीन, अपवित्र और पाशविक और क्षणभंगुर होता है। हॉब्स ने इसे प्रकृति का राज्य, स्टेट ऑफ नेचर कहा है। कानून। हॉब्स ने प्रकृति कानून के 3 सिद्धांत दिए। कौन कौन से दिए हैं? प्रकृति कानून सामान्य कानून है। जब तक मनुष्य सोचेगा वह चाहेगा सो होगा। युद्ध की स्थिति रहेगी। स्वयं द्वारा किए गए अनुबंध अधिक सफल होते हैं। इसी आधार पर प्रकृति का पहला कानून यह है कि हर मनुष्य को शांति कायम करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, मनुष्य को दूसरों के साथ मिलकर अपने अधिकारों को छोड़ने को तत्पर रहना चाहिए। तृतीय, करार पूरे करने चाहिए। चौथा, भलाई के बदले भलाई करना चाहिए। आगे देखिए, संविदा का स्वरूप कैसा था? हॉब्स की संविदा का स्वरूप कैसा था? हॉब्स संविदा को ऐतिहासिक नहीं मानते। हॉब्स के अनुसार संविदा शासक जनता में ना होकर स्वयं लोगों में हुई और शासक नियुक्त करने के लिए हुई। यह इस करार इस प्रकार था। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार मैं अमुक व्यक्ति या अमुक समिति को सौंपता हूँ, बशर्ते कि तुम भी अपना अधिकार उसे सौंपो और उसे अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दो। इस प्रकार सब एक व्यक्तित्व के अंदर संगठित हो जाते हैं और जिसे कॉमनवेल्थ कहते हैं, और उसके शासक को उसने लेवायथन का नाम दिया। राज्य एवं प्रभुसत्ता। राज्य संविदा से उत्पन्न हुआ और जो कि उसका एक पक्ष है, अतः हॉब्स उससे निरंकुश शक्ति प्रदान करता है जिसके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया जाता। हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता निरंकुश, अविभाज्य, अधेय, असीम, सर्वव्यापक, अस्थानांतरणीय, पूर्व अनुबंधों से मुक्त, उत्तरदायी, स्थायी कानून, न्याय कानून का स्रोत, जिसका लोगों के विचारों व संपत्ति पर पूरा अधिकार है क्योंकि उसकी प्रभुसत्ता का जन्म लोगों की बहुमत से हुआ है। राज्य एवं व्यक्ति। हॉब्स का राज्य व्यक्ति की तृष्णा व पूर्ति का साधन है। वह कोई साध्य नहीं, किंतु इस साधन को वह निरंकुश सत्ता प्रदान करना अनिवार्य मानता है। व्यक्ति राज्य व्यवस्था का निर्माता है। हॉब्स के अनुसार समझौते का उद्देश्य व्यवस्था स्थापित करना है। व्यवस्था प्रभुसत्ता की मांग करती है। प्रभुसत्ता कानूनों द्वारा अभिव्यक्त होती है और कानून पालन व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। हॉब्स के अनुसार समझौते का उद्देश्य व्यवस्था स्थापित करना है। व्यवस्था प्रभुसत्ता की मांग करती है। प्रभुसत्ता कानून द्वारा अभिव्यक्त होती है। कानून पालन व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। हॉब्स के अनुसार अधिकार वैधानिक होते हैं। इसके मत में प्रभुसत्ता के कानूनों का उल्लंघन 3 आधारों पर किया जा सकता है। यदि शासक व्यक्ति के जीवन पर हमला करे तो उसके पालन का आधार समाप्त हो जाएगा। कुछ हालातों में सैनिक कार्रवाई से इनकार किया जा सकता है। यदि शासक उसकी रक्षा करने में असमर्थ हो तो 3 इसने बताया कि 3 कंडीशन ऐसी होगी जब ये जो है इसका उल्लंघन किया जा सकता है। अब आते हैं जॉन लॉक को पढ़ते हैं। प्रमुख रचनाएं: लेटर टू ऑन टॉलरेंस, इसे ऑन कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, द 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट।
मानव स्वभाव मनुष्य विवेक और ईश्वर के बताए हुए न्याय का पुतला है। मनुष्य सहयोगी, सामाजिक, शांतिप्रिय, नैतिक, प्रेम, दया का पोषक स्वभाव से अच्छा प्राणी। प्राकृतिक अवस्था और व्यवस्था। लॉक के अनुसार प्रकृति अवस्था सद्भावना, आपसी सहयोग, शांति, सुरक्षा की अवस्था है, किंतु इसमें कुछ असुविधाएं भी। एक व्यवस्थित, निश्चित और प्रतिष्ठित विधान की कमी, निश्चित और निष्पक्ष न्यायाधीश का अभाव, सही दंड को लागू करने और उसके समर्थन की शक्ति का न होना। प्राकृतिक अधिकारों को सामाजिक जीवन में उतारने और लागू करने के लिए एक निष्पक्ष सत्ता का होना आवश्यक होता है। इसे प्राप्त करने के लिए जनता को प्राकृतिक अवस्था का परित्याग करना पड़ता है। अतः जनता समझौते के द्वारा समाज व राज्य की स्थापना को तत्पर रहती है। संविदा का स्वरूप कैसा है? लॉक की संविदा का स्वरूप। लॉक के विचारों में दो समझौते पाए जाते हैं। पहला समझौता राज्य का आधार है, दूसरा सरकार का। इसमें लॉक के अनुसार सरकार व राज्य की सारी शक्तियों नहीं सौंपी गई, बल्कि अपने प्राकृतिक अधिकार अपने पास रखे हैं। अतः सरकार की शक्ति सहमति पर आधारित है, वह सीमित है। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक माना है। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक माना है। इसकी अवहेलना पर व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। अब प्रभुसत्ता की प्रकृति कैसी? लॉक के अनुसार व्यक्ति को आत्मरक्षा, आत्म सुरक्षा और उसके जीवन साधन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण हुआ। उसके मत में कार्यकारिणी की शक्ति विधायिका के अधीन होनी चाहिए। व्यक्ति और राज्य। लॉक व्यक्ति के अधिकारों को प्राकृतिक मानता है, राज्य प्रदत्त नहीं। इन अधिकारों की रक्षा ही राज्य का अस्तित्व का औचित्य है। राज्य के अस्तित्व का औचित्य है इनकी रक्षा करना। अब रूसो देखिए, टाइम पीरियड है 1712 से 1767। मानव स्वभाव। रूसो ने मनुष्य का चित्रण ऐसे तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में किया है जिसका तनाव रहित अतीत एक तनाव मुक्त भविष्य के निर्माण की प्रेरणा देता है। इस तनावग्रस्त व्यक्तित्व की दो प्रवृत्तियां हैं, स्वार्थ और परमार्थ। इस तनाव में से चेतना का जन्म शुभ कर्म करना तो चाहती है, परंतु यह नहीं चाहती कि शुभ कर्म क्या है। रूसो के अनुसार सभ्यता और विकास के साथ साथ मनुष्य का तनाव ग्रस्तता बढ़ती जा गई है। इस प्रकार रूसो ने व्यक्तित्व के स्वभाव को हाफ लॉक दोनों में वर्णित स्वभावों का मिश्रण कर दिया है। प्राकृतिक अवस्था। मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रूसो के मत में व्यक्ति सामान्य रूप से सुखी, स्वावलंबी, संतुष्ट था, जिसे उसने उदत्त वंचर या नोबल सेवेज की संज्ञा दी। किंतु सभ्यता के विकास और व्यक्तिगत संपत्ति से प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग करके ऐसे सभ्य कहे जाने वाले समाज को जन्म दिया, जिसमें मनुष्य को मानवता का दुश्मन, संपत्ति का भूखा और स्वार्थी घमंडी बना दिया। संवेदा का स्वरूप कैसा था? उपयुक्त प्राकृतिक अवस्था को छुटकारा पाने के दो सुझाव रूसो बताते हैं। कौन है वह? आदिम अवस्था दोबारा लाए। पहला तो उसने कहा आदिम अवस्था, दूसरा फिर नए आधार पर समझौता लाए, या शायद यही संभव है। समझौता व्यक्तियों के मध्य हुआ, जिसमें किसी व्यक्ति अथवा समझौते को किसी समुदाय को नहीं सौंपी गई, बल्कि यह समाज के तमाम लोगों की समान इच्छा को सौंपी गई। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति ने अपने स्वतंत्रता को सामूहिक स्वतंत्रता में बदल दिया। आगे देखिए, उसने सामान्य इच्छा की संज्ञा दी, जो कि हॉब्स की प्रभुसत्ता के भांति अविभाज्य है, अदेह है, असीमित और सर्वव्यापी आदि है। रूसो के अनुसार सरकार सामान्य इच्छा द्वारा नियुक्त जनहित का साधन है। राज्य और व्यक्ति। रूसो ने राज्य को सामान्य इच्छा की महत्ता दी गई है, जिसमें व्यक्तिगत इच्छा को तुच्छ माना है। सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की प्रमुख रचना है। यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। विकासवादी सिद्धांत हमारा नेक्स्ट आएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे
वीडियो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।